नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप की खास पेशकश मास्टर क्लास देख रहे हैं। मास्टर क्लास में हम हर हफ्ते इंटरनेशनल अफेयर्स का एक टॉपिक चुनते हैं, फिर उस पर एक्सपर्ट से बात करते हैं। आसान भाषा में कहें, टीचर जी की क्लास लगती है जो हमें मुश्किल से लगने वाले सवालों का पूरा तिया पांचा आसान भाषा में समझा देते हैं। इस हफ्ते का विषय है रूस यूक्रेन वॉर में आया निर्णायक मोड़। दरअसल अगस्त 2024 की शुरुआत में यूक्रेन ने डिफेंस की बजाय ऑफेंसिव कैंपेन शुरू किया। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क और बेलोग्रोद प्रांत के अंदर घुस गई, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। रूस को इन इलाकों में इमरजेंसी लगानी पड़ी, हजारों लोगों को बाहर निकालना पड़ा, स्पेशल फोर्स भी भेजी गई, मगर ये यूक्रेनी फौज को पीछे नहीं धकेल पाए। फिर 26 अगस्त को रूस ने यूक्रेन के 15 से ज्यादा प्रांतों पर हवाई हमला शुरू किया। इसको पिछले कई महीनों में रूस का सबसे भीषण हवाई हमला माना जा रहा है। इस हमले से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में थे, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो 1991 के बाद यूक्रेन गए, वो भी जंग के बीच। वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले, युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की और बोले, हम जंग की शुरुआत से ही शांति के पक्ष में खड़े हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने 1 महीने पहले जुलाई 2024 में मॉस्को में कहा था, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने। पीएम मोदी ने तब कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं होता है। हालांकि शांति की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। जंग की रफ्तार तेज होती जा रही है, भारत की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज की मास्टर क्लास में हम इसी जंग के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे, साथ ही हाल लेंगे अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव का, वहां आने वाला नया राष्ट्रपति भारत और रूस यूक्रेन के युद्ध में कैसी भूमिका निभाएगा। हमारे और आपके हिस्से के सवाल पूछेंगे। किनसे पूछेंगे? इस हफ्ते की टीचर जी से, सुहासिनी हैदर से। सुहासिनी द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, विदेश नीति से जुड़े मसलों पर लगातार रिपोर्टिंग करती रहती हैं, लिखती रहती हैं। वो वीकली शो वर्ल्ड व्यू विद सुहासिनी हैदर होस्ट करती हैं। सुहासिनी का 3 दशकों का विशाल अनुभव है पत्रकारिता का। वो पाकिस्तान, श्रीलंका, लीबिया, लेबनान और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन से लगातार रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। सुहासिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। हम लोग इस पूरी बातचीत में जितना ज़्यादा हो सकता है डिस्क्रिप्टिव होने की कोशिश करेंगे, जितना और ज़्यादा ताबार को तार तार करके खींचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर का जो नया फेज़ है, उसमें हम एकदम नए किस्म का वॉरफेयर देख रहे हैं। ड्रोन का अटैक है, ड्रोन के अटैक में रशिया का रिस्पॉन्स है जो और ज़्यादा अग्रेसिव है और ज़्यादा ब्रूटल है। तो नए डेवलपमेंट्स को लेके मैम क्या क्या जानकारी है, थोड़ा इसको अगर इलैबोरेट कर सकें हम लोग। देखिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई है, हर 6 महीने पर हमें लगता है कि अब जहाँ पे है स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका अंत क्या होगा। इतना ज़रूर है कि जो 2-2.5 साल में हमने देखा है, रूस का जो पहले आक्रमण हुआ था फरवरी 2022 में, 1 महीने में रूस ने जितनी ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा की थी, यूक्रेन के खुद जो लीडर्स थे, हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था कि रूस अब यूक्रेन के 20% ज़मीन पे कब्ज़ा कर चुका है। मतलब 1/5 अगर आप क्रिमिया को भी साथ में रख लें। अब आप देख रहे हैं 2 साल बाद जहाँ पर रूस ने कब्ज़ा किया था, वो जो 4 एरियाज़ हैं, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज्जिया और फिर क्रिमिया का, वहाँ जो 4 ओब्लास्ट उनको बुलाते हैं, जो राज्य होते हैं वहाँ के, उन पे रूस को ज़्यादा धक्का नहीं पड़ा है। रूस शायद 17% पे आज होगा, तो 3% जो भी यूक्रेन ने किया है वहाँ पे रूस थोड़ा पीछे गया है। लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में रूस का कब्ज़ा है और अब रूस ने एक वहाँ रेफरेंडम कर दिया, वहाँ पे एक इलेक्शन कर दिया। अब रूस के संविधान में भी ये 4 एरियाज़ रूस का एक अभिन्न अंग हैं, जैसे कहते हैं। जो हम अब जो पहलू देख रहे हैं युद्ध में, वहाँ पर यूक्रेन ने एक नई चीज़ की है कि रूस के अंदर जाकर कुर्स्क जो ओब्लास्ट है उसमें यूक्रेन ने हमला किया है।
अब बताया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो हमें जानकारी युद्ध के हवाले से मिलती है, ज़्यादातर ये पश्चिमी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है। रूस के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ें और गवर्नमेंट की बात ही कहेंगे। जो पश्चिमी मीडिया चैनल्स हैं वो ज़्यादातर यूक्रेन की बात का पक्ष भी लेते हैं और यूक्रेन की बात को मानते हैं। उनके मुताबिक अब तक कुर्स्क में जो यूक्रेन ने जिस तरह से अपना हमला किया है, वहाँ पर रूस को एक सदमा ज़रूर पहुँचा है। और जो ज़ेलेंस्की ने अब कह दिया है कि ये उनके लिए एक लेवरेज के तौर पे होगा, एक इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ होगी कि जब वो दूसरा ये शांति वार्ता करना चाहते हैं नवंबर में, उसमें ये यूज़ होगा। तो इसका मतलब है कि कुर्स्क में अब जो यूक्रेन की सेना है वो इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर से देख रही है। तो मुझे लगता है इससे ज़रूर जाहिर होता है कि अब यूक्रेन एक एंड गेम की तरफ देख रहा है कि शायद जहाँ तक वो अपने सेनाओं को जुट कर सकते थे वो एक एंड तक आ गया है। शायद रूस को भी पता चल गया है कि वो दनीप्रो रिवर जो एक बॉर्डर माना जाता है उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है। तो एक अगर फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो अगला जो पहलू होगा, अगला जो स्टेज होगा इस युद्ध का, उसमें शायद एक सीज़ फायर, एक युद्ध विराम की बात होगी। मैम, कुर्स्क की हम बात कर रहे थे और कुर्स्क का बदला जब रूस ने लिया तो यूक्रेन के 15 से ज़्यादा राज्यों पर उसने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। और वो ड्रोन अटैक तब शुरू हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो यूक्रेन में थे। उसके 2 दिन बाद ही रूस ने ये अटैक शुरू किया। जब प्राइम मिनिस्टर गए थे यूक्रेन तो ये कहा गया कि ये शांति वार्ता करवाने गए हैं, मध्यस्थता करवा सकते हैं। उसका कोई असर दिखा नहीं। ऐसा लगा कि रूस ने उस दौरे को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। जबकि जुलाई में ही पीएम मोदी रूस भी गए थे, उसकी यूक्रेन और वेस्ट ने आलोचना की थी और कहा था कि आप एक खूनी के गले मिल रहे हैं। और उसके बाद ये आया कि बैलेंस के तौर पर वो यूक्रेन जा रहे हैं। तो क्या उसका कोई हल दिख रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर के दौरे का कोई असर दिख रहा है, या फिर बस ये बैलेंस बनाने की तकनीक भर है? देखिए, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि रूस और यूक्रेन का जो रुख हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, ज़्यादा आक्रमण दोनों तरफ ने किया है। तो यूक्रेन ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हफ्ते, उनके आने से पहले एक हफ्ते पे ही उन्होंने कुर्स्क का जो आक्रमण किया, तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन सोच रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमें युद्ध अभी ये नहीं करना चाहिए, कुर्स्क पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। यूक्रेन ने अपने तौर से देखा कि अब टाइमिंग उनके लिए अच्छी थी तो वो चले गए वहाँ कुर्स्क में, रूस के टेरिटरी में। और जैसे आपने कहा, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी, हालांकि जब वो वहाँ पर थे यूक्रेन में, हमें बताया जा रहा है कि एक एयर रेड सायरन भी नहीं चला था। तो मतलब रूस ने देखा था कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर है तो शायद कोई किसी तरह का आक्रमण ना करे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गए तो रूस ने 200 के करीब तकरीबन मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स, जैसे आपने कहा 15 ओब्लास्ट में उन्होंने किए और काफ़ी मतलब हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने भी काफ़ी ड्रोन्स और मिसाइल्स को भी काउंटर अटैक किया था। मुझे नहीं लगता है कि दोनों तरफ में अभी ये आइडिया है कि कोई उनके लिए शांति का पहल ला सकता है। ये ज़रूर है कि ये जो युद्ध है कब तक चल सकता है, दोनों के रिसोर्सेज कब तक चल सकते हैं। और देयरफॉर एक जैसे सीज़ फायर हो जाए या एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे हमने देखा है पाकिस्तान के साथ LOC पे है या चीन के साथ LAC पे है, कि एक एब्सेंस ऑफ वॉर है लेकिन कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, उस डायरेक्शन में आई थिंक कि वो जा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, भारत से भी इतनी इनकी अपेक्षा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भारत का इतना बड़ा रोल भी हो सकता है। इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा थी, एक जैसे आपने कहा एक बैलेंस के तौर पे था कि वो पहले जून में वो ज़ेलेंस्की से मिले थे, फिर जुलाई में वो मॉस्को गए थे, पुतिन से मिले थे, अब अगस्त में प्रधानमंत्री यूक्रेन गए हैं,
सितंबर में वो जाएंगे, UN में जा रहे हैं, UN में UN जाएंगे और वहाँ पर ज़ेलेंस्की भी मौजूद होंगे, तो शायद फिर से मिलेंगे। और अक्टूबर में फिर से प्रधानमंत्री रूस जाने की सोच रहे हैं। ये ब्रिक्स के लिए। हाँ, क्रेमलिन ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। तो मुझे लगता है भारत लगातार दिखाना चाहता है कि वो इंगेज्ड है इस वॉर में। हालांकि जब वॉर पहले हुआ था, आपको याद होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि ये यूरोप का युद्ध है और यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका युद्ध पूरे दुनिया का युद्ध है। लेकिन अब शायद ये एक समझ है कि भारत से कुछ अपेक्षा है कि भारत भी किसी तरह का रोल अपनाए। मुझे नहीं लगता है कि भारत ने अपना रूस की तरफ रुख किसी भी तरह से बदला है। हम रूस का समर्थन यूएन में करते आए हैं। अब्सटेंशन पे अब्सटेंशन हमने 25 के करीब यूएन वोट्स पे अब्सटेन किया है। रूस से जो तेल हम खरीद रहे हैं वो बढ़ता गया है। अब मुझे लगता है कि भारत का जो आयात है 40% जो भारत ऑयल इंपोर्ट करता है वो रूस से आ रहा है। हालांकि युद्ध के शुरुआत में 0.5% भी नहीं था, अब 40% है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना हम, और वो स्टेटमेंट्स में भी दिख रहा है काफ़ी बैलेंस्ड कि आप शब्दों को चुन चुन कर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, शब्दों को और फोटो ऑप्स को भी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब यूक्रेन गए, पहले जब रूस गए थे तब उन्होंने शायद इतनी बात नहीं की थी युद्ध के बारे में। हालांकि जब वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पे रूस ने आक्रमण किया था तब प्रधानमंत्री ने कुछ बोला था। अब जब वो यूक्रेन गए, आपने दूसरे नेताओं को देखा होगा, वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जिनके घर बॉम्ब किए गए हैं, और भी तरह से मेमोरियल्स पे जाते हैं, सोल्जर्स मेमोरियल्स पे। लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, वो गांधी जी के मेमोरियल पे गए, वो एक चिल्ड्रंस मेमोरियल पे गए। लेकिन आप ज़रा देखिए वहाँ उनकी जो तस्वीरें हैं ज़ेलेंस्की के साथ, जो प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, कंधे पे हाथ रखे, काफ़ी भावभीनी था। और लेकिन फिर भी एक बच्चे की तस्वीर नहीं थी, एक कोई वॉर के विक्टिम की तस्वीर नहीं थी। तो मुझे लगता है ये भी बैलेंसिंग का एक हिस्सा है। इसमें एक सवाल है मेरा, सुहासिनी जी, ये तो भारत का अप्रोच हो सकता है कि भारत यूएन में जा रहा है, उसके बाद ब्रिक्स समिट में फिर से वो रशिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन इस पूरी ऑप्टिक्स को, भारत के पूरे स्टैंडिंग को इस पूरे युद्ध के बीच में दुनिया की बड़ी ताकतें कैसे देख रही हैं? भारत की स्टैंडिंग उनके लिए क्या कोई फल की तरह साबित हो रही है, या हम बिना किसी परिणाम की चिंता किए बगैर हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं? हमारी स्टैंडिंग रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया भर को कैसे दिखाई दे रही है, सुहासिनी जी? देखिए 2022 में फरवरी में ये ज़रूर था कि जो भी बाहर देशों से आ रहे थे, और आपको याद होगा मार्च के पहले 2 हफ्तों में शायद 12 के करीब फॉरेन मिनिस्टर्स दूसरे देशों से आए थे, यूरोप से आए थे, अमेरिका के भी यहाँ से कुछ ऑफिशियल्स आए थे। सबका ये एक ही इल्तिजा थी कि भारत अपना रूस के तरफ रुख बदल दे, कि यूएन में आप युद्ध के खिलाफ वोट दे दें और रूस के साथ जिस तरह के सैंक्शंस वेस्टर्न पावर्स लगा रहे थे उनका भी समर्थन करें। लेकिन भारत ने बिल्कुल इनको नकार दिया। 2-2.5 साल अब हो गए हैं, भारत ने बिल्कुल एक सैंक्शन को नहीं माना है। उन्होंने रूस के साथ जो तालमेल हैं, हालांकि प्रधानमंत्री अभी गए थे, 2 साल के लिए नहीं गए रूस, लेकिन और सब हवालों से रूस के साथ भारत ने अपना मिलिट्री, अपना मल्टीलैटरल, अपना एनर्जी, सारे तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं सबको उन्होंने संभाला हुआ है। यूक्रेन के साथ भारत का क्या रुख था? एक तो प्रधानमंत्री जब कीव गए थे तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो यूक्रेन गए थे। यूक्रेन ने रूस से जब आज़ादी ली थी, सोवियत यूनियन से जब आज़ादी ली थी, वो तो 1991 में था। भारत ने संबंध बहाल किए थे यूक्रेन के साथ 1992 में, लेकिन तब से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गए हैं। आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यूक्रेन के साथ भारत के क्या संबंध थे। ये ज़रूर है कि काफ़ी सालों तक भारत नाराज़ था कि यूक्रेन पाकिस्तान के साथ बहुत मिलिट्री संबंध रख रहा था। लेकिन ये भी ज़रूर है कि रूस के साथ इतने निकट संबंध हैं कि भारत यूक्रेन के साथ आज तक इतना क्लोज नहीं रहा है। इसके अलावा यूक्रेन के थोड़े से स्पेसिफिक डिमांड्स थे भारत से।
एक था कि भारत एक तो यूएन में पक्ष ले यूक्रेन का, और आज भी ज़ेलेंस्की ने कहा है हम नहीं चाहते हैं कि भारत निष्पक्ष हो, हम नहीं चाहते हैं कि भारत न्यूट्रल हो, हम चाहते हैं कि भारत यूक्रेन की तरफ ले। दूसरा कि यूक्रेन ने जो मांगा था, हमने ज़रूर 100 टन के करीब ह्यूमैनिटेरियन एड्स दिया था। इसमें टेंट्स आते हैं, ब्लैंकेट्स आते हैं, खाना आता है, मेडिसिन आते हैं। लेकिन जिन चीज़ों की यूक्रेन की मांग थी, क्योंकि एक यूरोप में कंट्री है, उनके लिए ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इतने मायने नहीं रखता है। यूक्रेन ने जो मांगा है वो टेलीकॉम इक्विपमेंट है। आज तक भारत ने ये चीज़ मानी नहीं है, लेकिन यूक्रेन लगातार कहता आ रहा है कि उनको टेलीकॉम के जो टावर्स हैं, जो रूस अक्सर उनको गिराता है, उनको वो भारत से ख़रीदना चाहते हैं। दूसरा कि वो मेडिकल जो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, मॉनिटर्स, स्टेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, इस तरह की चीज़ें वो भारत से लाना चाहते हैं, क्योंकि भारत में ये काफ़ी सस्ते होते हैं। सस्ते, और हम बहुत बीते कुछ सालों में हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है इनकी। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ वो चाहते हैं भारत से कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, डिगिंग इक्विपमेंट, कोई भी जो मशीनरी है कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकता है, यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकता है। ये 3 चीज़ें यूक्रेन ने भारत से मांगी है। भारत ने आज तक इन पे कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा भारत आए थे इस साल मार्च में, उन्होंने खुद पहल की थी इनके लिए, लेकिन जो भी भारतीय कंपनीज थे उन्होंने कहा कि अभी हमें अनुमति नहीं मिली है गवर्नमेंट से। तो दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे थे कि दुनिया कैसे देखती है, दुनिया ज़रूर भारत को निष्पक्ष नहीं समझती है। वो जब मिलते हैं वो ज़रूर कहते हैं कि वो हम चाहते हैं कि भारत निष्पक्ष रहे या रूस का पहल ना करे, लेकिन कोई भारत को आज निष्पक्ष नहीं मानता है। ये ज़रूर है कि भारत एक ऐसा कंट्री है जिसका पोटेंशियल रोल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप एक हाथ के उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने लीडर्स हैं जो दोनों मॉस्को और कीव जा सकते हैं। उनमें टर्की के प्रेसिडेंट है अर्दोगान, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट दोनों देश जा चुके हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट दोनों देश जा चुके हैं। आई थिंक 1-2 और हैं जैसे गिनी बिसो और ऐसे देश हैं, लेकिन उन सब के मुकाबले भारत की सबसे बड़ी दुनिया में छवि है शायद। तो ये अपेक्षा की जाती है कि भारत जब पुतिन को कुछ कहेगा, प्रधानमंत्री मोदी जब एक पहल ले आएंगे शांति के लिए, तब शायद रूस उनकी बात मान जाए। चीन ने तो सख्त मना कर दिया है, चीन के प्रेसिडेंट तो नहीं गए हैं कीव अभी तक। तो भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों से बात तो कर सकता है, हालांकि निष्पक्ष शायद ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो अब तक जो भी शांति वार्ता हुए हैं, भारत इसमें भाग लेता आ रहा है। ये ज़रूर है कि जैसे स्विट्ज़रलैंड में एक पीस समिट हुआ, फर्स्ट पीस समिट हुआ जून में, वहाँ पर भारत ने कहा कि हम इसके कम्युनिके पे हम साइन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूस नहीं है। तो भारत ने लगातार कहा है कि जब तक रूस और यूक्रेन साथ साथ नहीं बैठेंगे एक मेज़ पे, तब तक कोई शांति की वार्ता नहीं हो सकती है। तो अभी तक जो जिस तरह दुनिया भारत को देखती आ रही है कि भारत अभी तक शांति वार्ता के बीच में नहीं आना चाहता है। भारत ने मध्यस्थता की भी बात नहीं की है, लेकिन भारत का पोटेंशियल रोल काफ़ी है। और इसी चीज़ को वो कहते आ रहे हैं कि भारत को भी कोई पहल करनी चाहिए, या भारत को होस्ट करना चाहिए किसी समिट को, या प्रधानमंत्री को दोनों लीडर्स के बीच में किसी तरह का के मैसेजेस ले लेने चाहिए। अभी तक ये हुआ नहीं है, हालांकि अगले कुछ महीनों में हम ज़रूर देखेंगे कि किस तरह का रुख प्रधानमंत्री अपनाते हैं। जैसे अब इंडिया का जो अप्रोच रहा वो निष्पक्ष, मतलब दावा अगर है तो वो काफ़ी हद तक टिल्ट रहा रूस की तरफ। जैसे तेल खरीदने की बात हुई, यूएन में एब्सेंट होने की बात हुई। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि 2024 जून तक जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, तब तक वो ना रूस गए ना यूक्रेन गए। इस बीच में G20 समिट हुई, उसमें पुतिन नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद और कई और मौक़ों पे बुलाया गया तो उनकी तरफ से था कि हम बचना चाहते हैं। लेकिन ये जुलाई में रूस भी जाते हैं। क्या इसकी वजह ये है कि रूस और चीन की नज़दीकी बढ़ रही है? क्योंकि कई बार पुतिन चीन जा चुके हैं, भारत के पड़ोस में आप वियतनाम देखेंगे, नॉर्थ कोरिया जाते रहे हैं। तो इस वजह से क्या भारत ने उसको काउंटर करने के लिए रूस का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि 2023 तक
लोगों ने मान लिया था कि ठीक है, भारत शायद यूएन में ना वोट दे यूक्रेन के समर्थन में और तेल भी कम ना करे, लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा था कि भारत युद्ध से अलग हो गया था और इस वजह से ना रूस ना वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत के साथ काफ़ी मतलब खुश थे उस वक्त। पुतिन लगातार कहते आ रहे हैं कि जो एनुअल समिट्स दोनों के बीच में होती हैं कि प्रधानमंत्री की बारी थी मॉस्को जाने के लिए, और 2022 से लगातार मॉस्को और रशिया कहता आ रहा है कि भारत को इसके लिए आ जाना चाहिए। 2022 में प्रधानमंत्री नहीं गए, हालांकि वो पुतिन से उज़्बेकिस्तान में मिले थे, जहां उन्होंने वो फेमस कोट दिया कि ये दिस एरा इज नॉट अ वॉर। लेकिन उसके बाद भारत थोड़ा सा युद्ध से दूर ही रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में ये फीलिंग थी कि अगर भारत बिल्कुल ही दूर रहे तब भारत की अपनी अहमियत कम हो रही है कि दोनों तरफ हमसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और रूस बिल्कुल चीन के इतने मतलब करीब आ गया है कि अब उनकी जो दोस्ती है उसके तो वो कहते हैं नो लिमिट्स पार्टनरशिप दोनों के बीच में है। तो एक, जैसे आपने कहा, बैलेंसिंग के तौर पे प्रधानमंत्री जाना चाह रहे थे। अब दूसरा ये चीन और रूस के बीच में जो दोस्ती करीब आ रही है उसमें भारत को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए भी वो जाना चाह रहे थे। तीसरा, मुझे लगता है कि भारत ने युद्ध का जो मुआयना किया है और असेसमेंट की है कि किस तरह रशिया और यूक्रेन का युद्ध जा रहा है, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक कि शायद अब जो ज़मीन ले ली गई है, रूस ने जो ज़मीन ली है उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और यूक्रेन भी रूस का कितनी ज़मीन ले सकते हैं, कितना आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक हमने देखा है यूक्रेन को एक बांधा गया है ना, वेस्टर्न जो एड यूक्रेन को मिला है उससे उन्होंने कहा है कि आप रूस पे हमला ना कीजिए। ये कुर्स्क का भी जो हमला था वो शायद वेस्टर्न पावर्स ने इसको अनुमति नहीं दी थी। तो मुझे ज़रूर लगता है कि एक चीज़ उन्होंने देखा कि ये जो युद्ध है जहाँ पर लाइंस हैं ज़्यादातर वही रहेंगे, अगर ये 4 ओब्लास्ट लिए हुए हैं तो वहीं पर रहेगा। दूसरा कि बगैर इसके कि वेस्ट मतलब यूरोप और यूएस, नेटो कंट्रीज़ जब तक अपने खुद के सैनिक यूक्रेन ना भेजे और जो जिस तरह के हार्डवेयर वो उनको दे रहे हैं, जो प्लेन्स हैं, टैंक्स हैं, उसको एस्केलेट ना करे, रैंप अप ना करे, यूक्रेन रूस को उन एरिया से नहीं निकाल पाएगा। मुझे लगता है ये भी उनका असेसमेंट था नई दिल्ली का। और तीसरा असेसमेंट था कि हालांकि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर बन जाए, लेकिन सैंक्शंस नहीं उतरेंगे। अगर सैंक्शंस नहीं उतरेंगे तब भारत को रूस से तेल लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तेल का जो प्राइस है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। और बहुत बार मिस्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत एक ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें रूस से तेल लेना है तो फिर हमें रूस को पैसे देने के लिए कोई ना कोई रवैया अपनाना पड़ेगा जो सैंक्शंस के अराउंड होगा। अगर वो करना है तो रूस के साथ ट्रेड हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये तीसरा रीज़न था जो प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे। और आप अगर उनके जॉइंट स्टेटमेंट्स देखें तो एक जॉइंट स्टेटमेंट है जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे, लेकिन दूसरा जॉइंट स्टेटमेंट उससे ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि वो पूरा इंडिया और रशिया का इकोनॉमिक रोड मैप पे है। किस तरह रूस और इंडिया अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। आज जो ट्रेड आई थिंक $40 बिलियन है, अब वो $100 बिलियन की बात कर रहे हैं। किस तरह से वो अपना ट्रेड रूट कर सकते हैं चेन्नई से अब ईस्टर्न रशिया, पूर्वी रशिया में व्लादिवोस्टोक तक भेजना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बातचीत इन्होंने इस पे भी की थी इस लिहाज से। एक सवाल मेरा है इसमें, देखिए अब मैं अभी 15-20 मिनट की जो बातचीत हुई हमारे बीच में उसको थोड़ा डिकोड कर रहा हूँ। जब पुतिन की और नरेंद्र मोदी की गले मिलते हुए तस्वीरें आती हैं तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की का बयान आता है कि अब खूनी के गले कैसे मिल सकते हैं। और जब यूक्रेन आते हैं नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की के गर्दन पे हाथ रखे, कंधे पे हाथ रखे, वो एक फ़ोटो ऑप होता है, तो आप रशिया से इतना कठोर क्रिटिसिज्म नहीं सुनते हैं, रशिया की तरफ से इतना कठोर क्रिटिसिज्म नहीं आता है उनके ज़ेलेंस्की से मिलन को लेकर। तो यानी
एक चीज़ ये समझ में तो आती है कि कहीं ना कहीं भारत की निष्पक्षता पे इस पूरे सिनेरियो में निष्पक्षता पे सवाल तो उठ रहे हैं, जो कि लाजिम है, क्योंकि कहावत भी है कि जब आग लगी है तो आप निष्पक्ष बनकर खड़े नहीं रह सकते, आपको पानी का इंतजाम कहीं से तो कहीं करना पड़ेगा। एक सवाल इसमें यह है कि जब नरेंद्र मोदी की विजिट खत्म हुई और पत्रकारों से बात कर रहे थे जेलेंस्की, उसकी कई सारे क्लिप्स पत्रकारों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली हैं कि जेलेंस्की ने हमारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे टेकअवेज निकलते हैं कि यूक्रेन ने, जिसके पास अभी जो है, जिसके हमारे संबंध कुछ ऐसे हैं कि उनको हमसे बहुत कुछ चाहिए लेकिन अभी हमें उनसे बहुत कम मदद की ज़रूरत है, तो यूक्रेन ने हमारी विजिट को, हमारी स्टैंडिंग को, हमारी सरकार के रवैये को कैसे देखा? सुहासिनी जी, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, पहले तो जो ज़ेलेंस्की ने किया पत्रकारों से मिल के, और हालांकि प्रधानमंत्री वहाँ से निकल चुके थे उस वक्त, उन्होंने काफ़ी एक तरह से भारत की निंदा की। 4 चीज़ें रखी ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से बात करते हुए। एक तो भारत को अपना तेल का जो आयात है रूस से, उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप युद्ध को अगर बंद करना चाहते हैं, अगर रशिया का आक्रमण बंद करना चाहते हैं, तो आप रशिया की तरफ अपना रुख बदल दीजिए और रूस खुद ब खुद इस नतीजे पे आ जाएगा कि उसको युद्ध ख़त्म करना है। तो ये एक बहुत डायरेक्ट, तीखा वार उन्होंने किया कि आपके समर्थन से रूस अभी तक ये वॉर को कर पा रहा है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा, हालांकि चीन का समर्थन काफ़ी ज़्यादा है भारत से, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत का ही नाम लिया। तीसरी बात उन्होंने की थी कि जो प्रधानमंत्री जब आए थे तो कोई शांति वार्ता खुद नहीं लाए थे। उनको लग रहा था कि जो दूसरे देश हैं, और यहाँ चीन भी शामिल है, सब दूसरे देशों ने अपने आप एक शांति वार्ता, एक शांति प्रस्ताव बनाया है और कहा है कि इस तरह से आप आगे जा सकते हैं। भारत ने अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया है, हालांकि उस पर काम ज़रूर हो सकता है। और चौथी बात उन्होंने की कि अगर भारत ने पहले शिखर वार्ता पे जो पीस समिट हुआ था, बर्गनस्टॉक जो एक रिजॉर्ट है स्विट्ज़रलैंड में, जून में जब हुआ था, अगर भारत उस पीस समिट पे दस्तखत नहीं करती है, अपने वो जो कम्युनिके निकला था, जो जॉइंट प्रस्ताव निकला था, उस पर भारत ने दस्तखत नहीं किए थे, तो आप किस लिहाज से अब दूसरे पीस समिट को आप होस्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर है कि अगला जो शिखर वार्ता होना चाहिए वो एक डेवलपिंग कंट्री से होना चाहिए, ग्लोबल साउथ से होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी नाम दिए, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया और ऐसे देश हैं जहाँ पर एक शांति वार्ता हो सकती है। उन्होंने कहा उनमें भारत भी शामिल है और भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, तो भारत को शायद ये पहले करना चाहिए। लेकिन भारत किस लिहाज से कर सकता है अगर पहले शांति वार्ता पे उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे? अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी नेगेटिव मैसेजिंग ज़ेलेंस्की ने भेजा है। शायद वो नाराज़ थे, अभी तक नाराज़ थे कि प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे और पुतिन से इस तरह मिले थे, और वो G20 में भी आना चाहते थे। बिल्कुल, उन्होंने बार बार कहा था कि यूक्रेन को G20 में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा था कि हमारे जो अधिकारी हैं, डिप्लोमैट्स हैं, उनको आप G20 में बुलाएं। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरह इंडोनेशिया का जो G20 हुआ था 2022 में, जहाँ पे ज़ेलेंस्की खुद उन्होंने बात की थी, उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए उनको संबोधित किया था, तो उस तरह से कहीं भारत यूक्रेन को इन्वॉल्व कर दे, लेकिन भारत ने सब इनको नकार दिया था। और G20 का जो स्टेटमेंट निकला था, आपको शायद याद होगा, सितंबर G20 का जो स्टेटमेंट सितंबर 2023, 1 साल पहले जब निकला था, तब ज़ेलेंस्की ने उसकी ठोस निंदा की थी। उन्होंने कहा था मुझे पता नहीं कि ये यूरोपीय देशों ने इस पे कैसे दस्तखत किए हैं, क्योंकि उसमें ना कोई रशिया की निंदा थी। भारत ने ये ज़रूर कहा था कि सब अपने अपने UN पोजीशंस पे कायम है, लेकिन कोई निंदा नहीं थी रूस की, बल्कि उन्होंने रूस की सराहना की थी कि वो ग्रेन इनिशिएटिव उन्होंने संभाला था। तो इस पे भी नाराज़गी थी शायद, और काफ़ी 2-2.5 साल से काफ़ी नाराज़गी थी। ये भी ज़रूर है कि ज़ेलेंस्की शायद एक स्टेट्समैन नहीं है। इंटरनेशनल तौर पे उनको जिस
जिस तरह एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन बात करते हैं, इस तरह से किसी और नेता की निंदा नहीं की जाती है, स्पेशली जब वो आपके मेहमान रह चुके हैं अभी पे। शायद उनका वो अपने गुस्सा को निकालने का एक जरिया और था। वो उस समय भी कर रहे थे जब नेटो ने कहा था कि दरवाजे खुले हैं लेकिन आप तुरंत नहीं ले सकते, तब भी वो बहुत नाराज हुए कि ये चाहते हैं कि हम हार जाएं। हाँ बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के हाथ यूक्रेनियन से के खून से रंगे हुए हैं जब वो तेल खरीदते हैं यूक्रेन से। तो काफ़ी अब तक काफ़ी निंदा की है उन्होंने। मुझे लगता है कि अब देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या ज़ेलेंस्की से फिर से मिलेंगे यूएन में। उसका मतलब होगा कि भारत इनको माफ़ कर देता है कि शायद गर्मी में उन्होंने कुछ कह दिया हो। लेकिन इतना ज़रूर है, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म यूक्रेन जो दौरे की हुई है वो गवर्नमेंट के समर्थकों से हुई है। जो फॉरेन पॉलिसी के ज्ञानी हैं, जिन्होंने यूक्रेन के बारे में कहा है, तो वो सब वैसे तो मोदी सरकार के समर्थक हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि ये एक गलती थी। मुझे ज़रूर लगता है कि भारत प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना लाजमी था। इतने सालों से कोई नहीं गया है। इतना हमारे सारे जो दोस्त नेशंस हैं, सब ने हमें इल्तिजा की है कि प्लीज़ आप यूक्रेन जाइए, खुद आप देख लीजिए कि किस तरह से युद्ध चल रहा है वहाँ पे। तो ये लाजमी था, लेकिन शायद पूरी प्लानिंग नहीं हुई थी। इतना भी ज़रूर है कि हालांकि 3 घंटे दोनों नेताओं ने साथ गुजारे हैं, कोई तालमेल अभी बनी नहीं है, लेकिन शायद बन सके इसके बाद। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जब पीएम मोदी यूक्रेन गए तो ये कहा गया कि वो टारगेट किसी और को करना चाहते हैं, वो वेस्ट अमेरिका। सिंबॉलिक था क्योंकि वो ट्रेन का सफ़र पहले पोलैंड गए, 45 सालों में पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड गया, फिर वहाँ से ट्रेन यात्रा करके वो कीव आए, फिर वहाँ कुछ देर मुलाकात की, फ़ोटो ऑप्स हुए और फिर वो वापस लौटे। यूक्रेन से हमारा कोई बड़ा व्यापारिक संबंध नहीं है, उनकी डिप्लोमेटिक ऐसी कुव्वत नहीं है कि वो कहीं हमारी मदद कर सकें। तो जो रूस दौरे का तो हमें समझ आया कि तेल खरीदना है, रूस को साथ रखना है, चीन को काउंटर करना है। यूक्रेन दौरे का क्या हासिल रहा? ज़रूर है कि जैसे मैंने कहा कि भारत के जो भी दोस्त हैं, जो भी देश दोस्त हैं, उन सब ने बहुत बार कहा है कि प्रधानमंत्री को यूक्रेन जाना चाहिए। आफ्टर ऑल 2.5 साल में कोई ऐसा ही बड़ा ग्लोबल लीडर होगा जो वहाँ नहीं गया हो चीन के अलावा। तो एक तो ये हासिल हुआ है कि कोई अब आलोचना नहीं कर सकता है कि भारत यूक्रेन गया ही नहीं, कि बिल्कुल एक तरफा भारत का रुख है। दूसरी बात यह कि ट्रेन लेना ज़रूरी था। यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो बंद है और मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडन के अलावा किसी को भी वहाँ पर बाय एयर लाया गया हो। सबको जो लाया है वो बाय ट्रेन ही उनको क्रॉस करवा देते हैं। कभी कभार ये करते हैं कि बॉर्डर तक प्लेन से जाते हैं और फिर बाय रोड जाते हैं। तो जो भी रीज़न होगा कि उन्होंने ट्रेन लिया। पोलैंड भी गए, हालांकि फिर वो भी एक ओवरड्यू विजिट था अगर आप माने। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ज़रूर है। आपको याद होगा 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, भारत का जो पहला स्टेटमेंट था और उसकी बड़ी निंदा हुई थी वेस्ट में कि ये जो युद्ध है ये हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन नेटो को भी टेबल पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जब पुतिन से बात की थी, मुझे लगता है कि अगर फरवरी 24 को जो आक्रमण हुआ था, प्रधानमंत्री ने पुतिन से एक दिन में बात कर दी थी, शायद 12 घंटे बाद या जो भी था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि नेटो को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि भारत की समझ है कि ये सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं है, यूक्रेन महज एक प्रॉक्सी है कि नेटो और रूस के बीच में जो जंग छिड़ रही थी वो यूक्रेन में अभी की जा रही है और वो एक बफर जोन की लड़ाई है। दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन बफर जोन की तरह रहे। रसिया नहीं चाहता कि वो हमारे करीब आए नेटो, और वो नहीं चाहते कि रसिया हमारे पास आए। बिल्कुल। और जैसे वो कहते हैं ना कि वेस्ट विल फाइट रूस रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन, कि लास्ट जो सिर्फ यूक्रेनियंस को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन देश का बंटवारा तो हो चुका है। रूस ने जो एरिया ले लिया है वो उन्होंने ले लिया है। शायद ही कोई ऐसी ताकत हो जो रूस को वहाँ से अब निकाल पाए।
दूसरी बात ये है कि रूस अब तक कहते आ रहा है कि नेटो का जो इंक्रीज़ है, जो वो अपने देश को अपने साथ ले जा रहे हैं, उसके खिलाफ रूस है। क्योंकि रूस ने कहा कि 1990 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसके तहत नेटो रूस के पास नहीं आएगा, क्योंकि नेटो एक डिफेंस अलायंस है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये देश अपनी खुद की मर्जी से भी ज्वाइन कर रहे हैं नेटो, आप इनको कैसे रोक सकते हो? और बल्कि इस युद्ध के बाद रूस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जो देश फिनलैंड या स्वीडन जैसे देश हैं वो भी नेटो में चले गए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ थे। करते थे। अब तो बहुत ही कम देश यूरोप में बच गए हैं जो बिल्कुल आप कहें न्यूट्रल हैं। आई थिंक ऑस्ट्रिया है और ये स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। दोनों देश कितनी देर तक इस तरह का युद्ध संभाल सकते हैं? मानहानि के अलावा जो पूरे दुनिया में जो इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके वजह से मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र अब ढीला पड़ गया है, वो वीकन हो गया है। जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी बात होती थी, अब कोई नहीं बात कर रहा उसका। तो बहुत तरीके से आई थिंक ये जो वॉर है पूरे दुनिया पे उसका असर हो रहा है, और कोई ना कोई पहल तो अब निकलेगी। सुहासिनी जी, ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी वॉर में, किसी भी जंग में होता है, एक जिज्ञासा ये होती है कि भाई जीत कौन रहा है। तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें 20 कौन पड़ा है, मतलब 19-20 का अगर के डिफरेंस से बात करें तो इसमें लीडिंग पोजीशन पे कौन है इस युद्ध में, स्ट्रेटेजिकली वॉरफेयर और या एरिया डोमिनेशन के अगर टर्म्स में बात करें तो कौन ज़्यादा एडवांटेज पे है इस समय? देखिए, आज के वक्त में दुनिया इतनी पोलराइज हो गई है कि ये जो इसका उत्तर आप एक तरफ जाएं तो एक जवाब मिलेगा, दूसरी तरफ जाएं तो दूसरा जवाब मिलेगा। और अगर आप वेस्टर्न मीडिया में देखें तो उनके मुताबिक यूक्रेन बिल्कुल वॉर जीत चुका है। ये ज़रूर है कि एक छोटा देश जो यूक्रेन था वो 3 साल के लिए एक P5 कंट्री, UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5, एक ग्लोबल पावर, ग्लोबल ताकत के खिलाफ जंग लड़ रहा है, खुद लड़ रहा है। अभी तक और कोई देश की सेना यूक्रेन में नहीं है और वो उसको स्टॉप कर पाया है। यूक्रेन की तरफ से आप ये ज़रूर कहोगे कि और थोड़े उन्होंने जैसे रूस में कुर्स्क में थोड़े इनरोड्स भी किए हैं। दूसरी तरफ आप देख लो कि रूस ने पहले जब आक्रमण किया था तब कीव पे ज़रूर किया था और उनके टैंक्स भी वहाँ पर गए थे। लेकिन जिस भी वजह से 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद रूस ने कीव से अपना रुख बदल दिया था और फिर ये जो 4 ओब्लास्ट थे उस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, फिर वो उन सबको कब्जा किया। डनीप्रो जो एक नदी है वहाँ पे, उसके साथ साथ जो भी टेरिटरीज थे रूस ने अपना कब्जा वहाँ पर किया है और अब उन लोगों को अपने नागरिक बना दिए हैं। मतलब अब तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिख दिया है कि ये हमारा एक अंग है। तो और उस पे रूस को ज़्यादा धक्का नहीं पड़ा है। जैसे मैंने कहा कि अगर 20% 2022 में उन्होंने लिए थे तो आज भी वो 17% पे बरकरार है। दूसरी बात यह है कि रूस को ज़रूर अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना पड़ेगा। तो जहाँ हम आगे जा रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि मिलिट्री डोमिनेशन रूस इन जगहों पे कर रहा है लेकिन यूक्रेन उसको और जगहों से स्प्रेड करने से रोक रहा है, तो हम ये भी देखेंगे कि इसके आगे रूस क्या कर पाएगा। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि यूक्रेन ये कहना बंद कर दे कि ये हमारा भाग है या इसके लिए हम लड़ेंगे। तो फिर रूस को भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली इसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं। आप देखिए पुतिन ने अपना रवैया भी काफ़ी बदला है। पहले साल में उन्होंने ड्राफ्ट की बात की थी, रशियन सिटीजन सबको कहा गया था कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद उनके जो रशियन एलिट्स थे, मॉस्को के जो थे, बड़े बड़े सिटीज़ के थे, सब रूस से निकल गए थे। लेकिन अब उन्होंने ये बंद कर दिया है। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा है कि रूस के अंदर जो सिस्टम्स हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, उनको ऐसे सशक्त किया है कि वो दूसरे देशों के साथ, जो वेस्टर्न देश नहीं है, उनके साथ उन्होंने काफ़ी हद तक अब अपना इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबलाइज किया है। तो UAE के साथ, चीन के साथ,
ईरान से उनको डिफेंस सप्लाईज मिलते हैं, दूसरे भी देश हैं जो सैंक्शंस का हिस्सा नहीं हैं और अब रूस उनके साथ काम कर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे, मैं गई थी उनकी कवरेज के लिए, तो मुझे देखने में काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि आप अगर कॉफ़ी शॉप्स में जाओ, टूरिस्ट एरियाज़ में जाओ, ऐसा नहीं है कि वो खाली हैं। अच्छा। यूरोपियन टूरिस्ट ज़रूर वहाँ से अब तो वो जाते नहीं हैं, अब तो अलाउड भी नहीं है, फ़्लाइट्स भी नहीं जाती हैं, लेकिन सारे जो रेस्टोरेंट्स थे ये रूस ईरानियन से भरे हुए हैं, चीनी से भरे हुए हैं, इंडियंस थोड़े हैं, यूएई के लोग हैं, सऊदी अरेबिया के लोग हैं, अमीराती लोग, गल्फ़ के बहुत सारे हैं। तो रूस एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम बना रहा है। अगर कहाँ तक कामयाब होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे पोलराइज्ड सिचुएशन है, जहाँ एक नज़रिया भी अलग है। जैसे आप कह रहे थे कि एक तरफ को आप अगर आप बात करें तो एक नज़रिया मिलेगा, दूसरा मिलेगा। अब इकोनॉमिक सिस्टम में उन्होंने बिल्कुल एक जैसे खाई बन गई है इन दोनों के बीच में। तीसरा मुझे लगता है कि जो कल्चरली रूस से अलग हो गए हैं यूरोप। पहले तो बहुत होता था, रूस और यूरोप के बीच में बहुत क्लोज संबंध, बहुत एक्सचेंज थे, बहुत एक्सचेंज थे। अब ना टूरिस्ट जाते हैं, अब ना कल्चर के कोई जाते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी में, जैसे आप देखिए, जर्मनी इतना लिबरल देश है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ म्यूज़िक कोई ऑर्केस्ट्रा में काम करना है तो पहले पुतिन के खिलाफ बोलना पड़ेगा अगर आप रशियन हो। तो इस तरह से बिल्कुल एक पोलराइजेशन हो गई है, एक ध्रुवीकरण हो गई है दोनों के बीच में। और मुझे लगता है अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये ध्रुवीकरण और भी ज़्यादा बढ़ेगा या एक ऑल्टरनेटिव जैसे ग्लोबल सिस्टम बनेगा, और फिर भारत को देखना पड़ेगा कि वो क्या दोनों का एक भाग बनेगा या निष्पक्ष रहेगा, क्या करेगा। तो आपने अभी रूस के बारे में बताया, आप गई थी, तो वहाँ के लोकल लोग क्या सोचते हैं लड़ाई को लेके? देखिए, एक तो मैं ज़रूर कहूँगी मिस्टर पुतिन वहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1999 से, तो उनका जो ग्रिप है लोगों पे वो काफ़ी कायम है। अथॉरिटेरियन सा रेजीम है, तो लोग इतने खुले सोच से बात नहीं कर सकते हैं शायद। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिनसे मैंने बात की है प्राइवेट में, उनका मानना मुझे लगता है थोड़ा न्यूआंस्ड है। एक तो वो युद्ध से नाखुश हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका देश युद्ध में हो, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले वो थोड़े और आई थिंक कंफर्टेड हैं कि इतने लॉसेस नहीं हो रहे हैं रूस के, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि पुतिन अब सिटीज़ से लोगों को ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद जिस तरह के लॉसेस हो रहे हैं वो दूसरी जगह में हो रहे हैं। तीसरा, रूस काफ़ी हद तक जो जिस तरह के पेमेंट्स कर रहे हैं सोल्जर्स को, उसके साथ भी लोग काफ़ी अब खुश हैं। और चौथी बात ये है कि उनको अगर सदमा है, उनको अगर एक तरह की निराशा है, वो ये है कि रूस अपने आप को, आप अगर वहाँ गए हों पहले, रूस ऑलवेज अपने आप को एक यूरोपियन देश के तौर पे देखता आया था, और उस यूरोप के साथ उनका जो नाता अब तोड़ चुका है, मुझे लगता है उसके वजह से ज़्यादा उनको ठेस पहुंची है। युद्ध का जो असर मॉस्को में नहीं दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री गए थे, आपने तस्वीरें शायद देखी थी, पूरा दिन पूरा रात मॉस्को में लाइट्स लगी हुई हैं और लोग आते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये देश अभी इतनी बड़ी युद्ध, जैसे एक टेररिस्ट अटैक हुआ कुछ महीनों पहले, तो वो एक कॉन्सर्ट हॉल में हुआ था जहां प्रोग्राम्स होने वाला था म्यूजिक का, और अभी आमतौर की जिंदगी बस वैसे की वैसे है। और अभी इंडियन डायस्पोरा का काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ था 1-1.5 महीने पहले ही रशिया में, आई गेस मॉस्को में ही हुआ था। सुहासिनी जी, अब इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव जो चला आया है उसको लेकर एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। खबरें आई कि इन दोनों देशों के युद्ध के बीच में बहुत सारे भारतीय लोगों को ये कहा गया कि आप आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। बहुत सारे भारतीय यहाँ से चले गए और फिर वो वहाँ पहुँचे तो उनको यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया गया, लड़ने के लिए मजबूर किया गया, कई भारतीयों की जान भी गई। और फिर एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हुआ। कई भारतीयों ने इस तरह की शिकायत की कि हम अपने देश वापस आना चाहते हैं, हमें वापस लेकर आइए। भारत की सरकार ने लंबे समय तक इसको लेकर कोई सीधा स्वीकार्य नहीं दिखाया, सीधा एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया कि नहीं हाँ ऐसा हुआ है। फिर
बात ये आई कि सदन के पटल पे कहा गया कि हाँ 90, 92, 95 लोग कुछ भारत के वहाँ पे इस समय फंसे हुए हैं, उनको लाने की जुगत चल रही है। सुहासिनी जी, पूरा घटनाक्रम कैसे अनफोल्ड हुआ? भारत के लोग रूस में युद्ध में फंस कैसे गए और उनको छुड़ाने के लिए भारत की सरकार ने क्या क्या उपक्रम किए? किस तरह के कम्युनिकेशंस इन दोनों देशों के बीच में हुए? और ख़ासकर इन दोनों देशों का कम्युनिकेशन जितना ही ज़रूरी है कि भारत की सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कैसा कम्युनिकेशन हमारे देश की मीडिया और पत्रकारों और अधिकारियों के साथ किया, इसको लेकर थोड़ा सा एलेबोरेशन चाहिए सुहासिनी जी आपसे। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि भारत का जो रुख था डिनायल का था। अगर आप देखें दिसंबर में, जनवरी में, जब पहले शुरू के जो खबरें आ रही थी सोशल मीडिया चैनल्स पे आ रही थी, उसमें लोग इंडियन सोल्जर्स को दिखाया जा रहा था जो कह रहे थे हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से निकाल लो। जो हुआ था हमें बताया जा रहा है कि 2023 से लगातार, आपको याद होगा 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो भारतीय यूक्रेन की तरफ गए थे जी। हमारे जो वहाँ पत्रकार थे उन्होंने उनसे भी बात की थी, जो अपने आप ही वॉलंटियर बन के यूक्रेन पहुँच गए थे। लेकिन उनकी जो संख्या थी शायद काफ़ी स्मॉल थी और ज़्यादातर वापस आ गए थे। लेकिन 2023 में हमने जो देखा कि जब रूस को काफ़ी धक्का पड़ा था कुछ युद्धों में, छोटे जो बैटल्स थे डोनेट्स्क में, लुहांस्क में, तो उसके बाद उन्होंने भारतीय हेल्पर्स को रखना शुरू कर दिया था। अब आप जिससे बात करते हैं अलग कहानी निकलती है। कुछ तो कहते हैं कि हमें दूसरे तरह से हमें बताया जा रहा था कि दूसरी नौकरियां मिलेंगी, वहाँ पे अच्छी नौकरियां मिलेंगी। किस तरह कह कहानियां सुनने में आ रही थी सुहासिनी जी, बताइए। एक थे जिन्होंने कहा था कि उनको एक बताया गया था कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, आपको महज ऑफिस में ही बैठना पड़ेगा। जब वो मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में ज़रूर बैठेंगे, आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी मिलेगी क्योंकि ये ऑफिसेज वहाँ पर हैं वॉर के पास, मतलब वॉर जोन में है। अब जब वहाँ पर पहुँचे तो अपनी जान उनको जानलेवा वहाँ पर आक्रमण हुआ था, ड्रोन्स लगे थे, 2 भारतीय की जान भी गई थी। तब पता चला कि काफ़ी डेंजरस था। कुछ तो ऐसे थे जिनको ट्रेनिंग में ही किसी तरह की इंजरीज हो गई थी। एक ने तो गलती से अपने मतलब पैर पे बंदूक चला ली थी और वो वहाँ पर पड़े हुए थे। उनके दोस्त ने फिर हमसे बात की और कहा कि किसी तरह हमको यहाँ से निकाल लो। फिर हमें बताया जा रहा था कि जब वो भारत के एम्बेसी से वहाँ पर बात करते थे तो एम्बेसी कहता था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तब मुझे लगता है सरकार को लगा था कि गिने चुने लोग हैं, 4 या 5 हैं। हमें बताया जा रहा था कि 5 और 10 के बीच में ही लोग हैं। हालांकि जो हमारे सुनाई में आ रहा था कि 100 तो ऐसे थे जो वापस आना चाहते हैं, जो एम्बेसी के ताल्लुक में थे। लेकिन उससे ज़्यादा लोग हैं जो शायद वॉर का एक हिस्सा हैं, जो काफ़ी खुश हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उनको एक रेजिडेंसी परमिट मिल रही है। अगर उनको कुछ हो जाए तो फिर यहाँ पर कॉम्पनसेशन भी काफ़ी है। एक फैमिली, आई थिंक गुजरात की एक फैमिली थी जहाँ 21 साल का लड़का वहाँ पर गया था और उसके अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी और उसके पिताजी ने कहा कि हमें 1.5 करोड़ मिल रहे हैं रूस के हवाले से, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ही चले जाएंगे रूस अगर ये हो सकता है। कि लोगों को यहाँ पर भी इतनी परेशानियाँ हैं, इसी वजह से तो इंडियंस किसी और के युद्ध में चले जाएंगे। एक और भी उनको लोभ दिया जा रहा था और हमने इस पे भी कुछ बात की थी कि वहाँ पर जो मिडलमैन थे, जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स थे, उन्होंने वीडियोस बनाई थी कि यहाँ से आप यूरोप में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर यूक्रेन के फ्रंट लाइन्स पे हो, वहाँ से आप यूक्रेन जा सकते हो, यूक्रेन से आप यूरोप में जा सकते हो, शेंगेन एरियाज़ में जा सकते हो, वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये भी लोभ उनके लिए काफ़ी था। हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, आज तक भारत की सरकार को पता नहीं है कि कितने लोग जा चुके हैं। ये ज़रूर है कि जब लोगों की मृत्यु होने लग गई और जब और जो फैमिलीज़ थे उनके आने लग गए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बात करने लग गए, उसके बाद भारत ने पूरे देश में एक क्रैकडाउन किया। उन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंट्स पे छापा मारा, उन्होंने बहुतों को रोका और फिर थोड़ा करके उन्होंने एक स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोसेस को कि यहाँ से ऐसे कोई ना जाए जो वॉर में चले जाएं। उसके पहले भारत का एक दूसरा प्रॉब्लम था
कि इसी वक्त गाज़ा में ये जंग छिड़ गई थी, इसराइल गाज़ा में बमबारी कर रहा था और इसराइल ने मांग की थी कि आप भारतीयों को यहाँ भेजें काम करने के लिए। अब किस मुंह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको कह सकता है कि आप जाइए इसराइल में जहां पर गोलीबारी हो रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है, भारतीय वहां पर भी मरे हैं, लेकिन आप रूस ना जाइए। तो मुझे लगता है कुछ महीनों तक भारत जो सरकार थी वो असमंजस में थी कि किस तरफ मतलब हमें इसे कैसे टैकल करना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि भारत ने कहा है कि रूस कोई नहीं जाए और 91, जैसे मैंने कहा, मिस्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में बोला है कि 91 के करीब ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते थे या जो जिनकी जानकारी हमारे पास है। उसमें से 69 ऐसे हैं, 69 ऐसे हैं जो अभी वापस नहीं आए हैं और फिर उन्होंने फिगर्स दिए कि कितने मर चुके हैं और 14 के करीब मुझे लगता है वापस इंडिया आ चुके हैं। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ये जब मॉस्को गए थे तब रशियन आर्मी ने बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की थी, बाकायदा इनका टेस्टिंग किया था और उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाया था। तो उनको डिस्चार्ज मिलने के लिए या तो उनको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा जो कोर्ट्स में जाएगा, वहाँ पे उनका ट्राइब्यूनल होता है, मिलिट्री ट्राइब्यूनल होता है, या तो एक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाए। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, उन्होंने पुतिन से ये बात की थी, ये अर्जी दी थी कि प्लीज़ आप इनको रिहा कीजिए। तो अब दोनों रूस में और यूक्रेन में दोनों प्रेसिडेंट्स ने, राष्ट्रपतियों ने कहा हुआ है कि अगर कोई भारतीय नागरिक हमारी सेना में है और वो जाना चाहें तो हम उसको डिस्चार्ज कर लेंगे। हालांकि पुतिन के कहे हुए अब 2 महीने हो चुके हैं, ज़्यादातर लोग वापस नहीं आए हैं। इसमें एक छोटी सी क्वेरी ये है, चूँकि रशियन आर्मी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो क्या ये सीधा सीधा इन्फ्रेंस निकालना सुहासिनी जी इतना सही होगा कि इस पूरे सिंडिकेट में यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं जो उनको ल्योर करके रशिया लेकर जा रही हैं, फिर वॉर जोन में बैठा दे रही हैं, दफ्तर में बैठाएंगे कहा कि आपको फ्रंट लाइन में बैठा दिया जा रहा है, तो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट करने में अच्छा खासा पैसा भी लगता है। तो क्या ये इन्फ्रेंस निकालना सही होगा कि ये पैसा रशियन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया या रशियन गवर्नमेंट की फेवरेबल एजेंसीज की तरफ से लगाया गया ताकि ये सिंडिकेट वर्क करे, या और क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया इसका सोल टारगेट ना हो? नहीं, बिल्कुल इंडिया इसका सोल टारगेट नहीं था। उन्होंने जब रिक्रूटमेंट शुरू किया था कि विदेशी देशों से लोग जो आना चाहते हैं, स्पेशली ये हेल्पर के तौर पे, क्योंकि रूसी सेना में जाने के लिए आपको शायद 3-4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पूरा वॉरफेयर में ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर 1-2 महीने के बाद लोगों को भेज दिया गया। इन्होंने चीन से भी लोग लिए थे, श्रीलंका से लोग गए हैं, बल्कि भारत को इसके बारे में जब जानकारी हुई उससे पहले ही नेपाल ने ऑलरेडी ये छेड़ा हुआ था, क्योंकि नेपाली काफ़ी वहाँ रूस गए हुए थे और भी देशों से, अफ्रीकन देशों से लोग गए हुए हैं। तो ये भारत, सिर्फ भारत नहीं था जहाँ से लोग रिक्रूट हो रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से शायद काफ़ी ज़्यादा लोग गए थे। दूसरी बात ये थी कि इनको जिस तरह के पैसे दिए जा रहे थे, मुझे लगता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स को पैसे दिए जा रहे थे, क्योंकि हमने जिनसे बात की थी उन्होंने कहा कि किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के उन्होंने लोन लेकर वो गए हैं। अब एक बार वो मॉस्को पहुंच गए, हालांकि जब तक मॉस्को पहुंचे दूसरे उनको ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन एक बार वो मॉस्को पहुंच गए तब वापस जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इतने पैसे इन्होंने यहाँ पर कर्जे पे लिए हैं, अपनी फैमिलीज़ को इतनी परेशानी दी है, तो किस मुंह से वो वापस जा सकते थे। तो काफ़ी सारे तो ऐसे थे जिन्होंने, इतना ज़रूर है कि अपने वॉलंटियरली उन्होंने साइन किए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे, लेकिन उनको कोई चारा भी नहीं था, वापस आने से यहाँ पर कोई उनको नौकरी मिल नहीं रही थी। तो मुझे लगता है कि ये एक लार्जर प्रॉब्लम है जिसको हम एक साइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बस देखना चाह रहे हैं कि क्या रूस इसके लिए ज़िम्मेदार है या रिक्रूटमेंट एजेंट्स ज़िम्मेदार हैं या खुद ये जो सेना में भर्ती हुए हैं ये ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से है कि भारतीय ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, इतने डेंजर जोन्स में वो प्रिफर करते हैं जाना, हालांकि यहाँ पर इनको उस तरह की नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं।
रूस यूक्रेन वॉर, मैं थोड़ा विषय मोड़ता हूँ। इसकी चर्चा इस साल के एक और बड़े इवेंट की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2 महीने अब बचे हैं, 5 नवंबर को वोटिंग है और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच टक्कर हो रही है। ट्रंप हिंट देते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो यूक्रेन की जंग को तुरंत ख़त्म कर दूंगा। हैरिस थोड़ी बाइडन की पॉलिसी पे ही चलने वाली हैं। जो पोल्स सामने आ रहे हैं उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। चर्चा है कि वो राष्ट्रपति फिर से बन सकते हैं। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उसका जंग पर असर क्या पड़ेगा, क्या ख़त्म होने वाली है? देखिए, इतना ज़रूर है कि जहाँ तक ट्रंप ने बोला है, अब जो आदमी चाहता है और जो होता है वो ज़रूर एक चीज़ नहीं है, लेकिन जो ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से खुद बात करेंगे, कि वो ज़ेलेंस्की से खुद बात करेंगे, कि ये जंग वो रुकवाएंगे। ये अपनी तरह से वो कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये जंग छिड़ती भी नहीं। उनका ये मानना है कि पुतिन ये कभी करते भी नहीं, क्योंकि उनके पहले भी ताल्लुक रह चुके हैं पुतिन के साथ। अब अगर वो सत्ता में आए तो शायद यही वो अपनाना चाहेंगे कि किसी तरह से अमेरिका मध्यस्थता करे। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप लगातार अमेरिका के जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम करने की सोच में है, कि कहीं भी जहां अमेरिकी सेना है जहां पर थी वो उनको वापस लाने, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में हाँ, किया। पहल तो उन्होंने की थी, हालांकि बाइडन के कार्यकाल में वापस समझौता उन्होंने किया था 2019 में, बिल्कुल, और दोहा अकॉर्ड्स और उस सब का शुरुआत तो ट्रंप ने ही किया था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि वो फिर से यही करना चाहेंगे। क्या यूक्रेन मान जाएगा युद्ध विराम करने में? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूक्रेन है जो युद्ध विराम नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि जब तक ये ज़मीन जो रशिया ने ली है वो ज़मीन से ना हट जाए तब तक वो युद्ध विराम के लिए अग्री नहीं करना चाहते। उनकी अपनी शांति प्रपोजल में अगर आप देखें, और अगले कुछ हफ्तों में वो फिर से इसकी पहल करेंगे जब वो यूएस जाएंगे, तो उसमें वो सीज़ फायर का जो कंडीशन है वो है कि रूस पहले हट जाए, उसके बाद हम युद्ध विराम कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रंप इस पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से पैसे अमेरिका अभी तक देता आ रहे हैं, आई थिंक $200 बिलियन से भी ज़्यादा है, और हर बार कांग्रेस जब मिलती है तो $25 बिलियन और फिर से सैंक्शन कर देती है। बाइडन के ज़माने में मुझे लगता है ट्रंप इतना पैसा नहीं डालना चाहेंगे। तीसरी बात होगा कि वो चाहेंगे कि यूरोप ज़्यादा जिम्मेदारी ले। ये तो वो कहते आ रहे हैं कि नेटो में यूरोप जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। यहाँ तक कि ट्रंप ने एक स्पीच में बयान में बोला है कि मैं तो अगर ये मुझे पैसा नहीं देंगे इनकी डिफेंस के लिए, तब तो मैं पुतिन से भी कहूँगा कि आप कर लो जो भी करना है यूरोप के साथ। ये खुद ट्रंप का बयान है। तो मुझे लगता है कि जंग का रुख ज़रूर बदल जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। जब साल 2016 में यूएस इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो एक खबर उड़ी कि रशिया ने एक प्रोजेक्ट एक्टिव किया, उसको प्रोजेक्ट लख्ता कहते थे, और इट वाज एक्टिवेटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। ये था कि प्रोजेक्ट लगता था कि हिलेरी क्लिंटन के कैंपेन को डिसबैंड किया जाए, उसके लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा पहुंचे। इसको लेकर साल 2019 में म्यूलर रिपोर्ट भी आई थी। म्यूलर रिपोर्ट को लेकर लेकिन बाद में कहा गया कि वो कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करती थी म्यूलर रिपोर्ट, लेकिन बार बार साल 2016 में ट्रंप के चुने जाने पर बार बार ये कहा गया कि रशिया ने मदद की है। पुतिन के कहने पे रशिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी और वहाँ के कुछ अधिकारियों ने मदद की है। और हम ये देख रहे हैं सुहासिनी जी कि ट्रंप अपने अप्रोच में लगातार बहुत वोकल हैं। मतलब जो बात हम लोग इस पूरी बातचीत के शुरू होने के पहले ऑफ कैमरा भी कर रहे थे कि वो काफ़ी अग्रेसिव हैं अपने अप्रोच को लेकर। मतलब अमेरिका फर्स्ट, यूएस फर्स्ट वाले इनिशिएटिव पे चलते हैं। पैसा यहाँ पे नहीं लगाना है, जैसा आप अभी बता रही थी, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है आर्म्स में। तो क्या ट्रंप के आने के बाद, जैसा अभी हमारे साथी अभिषेक भी पूछ रहे थे, ट्रंप के आने के बाद फिर पूरे दुनिया भर में एक ही देश बचता है यूएस, जिसके पास ये संसाधन या ये तरीके या आर्म ट्विस्टिंग का वो तरीका मौजूद है जिससे इस पूरे युद्ध को कम से कम एलओसी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एलओसी या इंडिया चाइना के बीच एलएसी का कॉन्फ्लिक्ट है, कम से कम वहीं ला के रोक दिया जाए। क्योंकि
ट्रंप की और पुतिन की दोस्ती है, जग जाहिर है, वो ट्विटर पे लिख देते हैं कि हाँ हमारे दोस्त हैं ये लोग। तो बताइए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। आई थिंक अब तो ट्रंप थोड़े डिफेंसिव हो गए हैं अपने पुतिन के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, उसके लिहाज से, लेकिन ज़रूर माना जाता है कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उनका पुतिन के साथ राब्ता तो होगा। वो किसी तरह से पहल करना चाहेंगे कि पुतिन से मिले, और वो फिर उनको श्रेय भी मिलना चाहिए कि उन्होंने युद्ध विराम किया। अब इसके अलावा इतना है कि आपने जैसे कहा कि पुतिन ने क्या ट्रंप की मदद की थी, मुझे लगता है काफ़ी ऐसे पुख्ते सबूत हैं जिसके मुताबिक रूस ने फेसबुक को डिप्लॉय किया, फेसबुक के एड्स को डिप्लॉय किया, या पैसे डाले, या हिलरी क्लिंटन की जो हैकिंग हुई थी, ईमेल्स की हैकिंग हुई थी, उसमें रूस का हाथ था। IRA का नाम आता है जो उनकी ट्रोल आर्मी है करके। बिल्कुल, लेकिन ये अब तक किसी ने इसको इसको दिखा नहीं पाए कि इससे क्या असर हुआ था एक्चुअल इलेक्शन पे। कि मदद की थी ये ज़रूर है, लेकिन क्या इलेक्शन का रुख इनकी वजह से बदला था या नहीं, आई थिंक किसी ने इसकी पूरी सबूत नहीं दी है। तो इसके इतने सारे केसेस ट्रंप के खिलाफ वैसे भी थे, तो एक और बन गया इनके खिलाफ, एक और आलोचना बन गई या एक और इल्ज़ाम बन गया। अब देखा जाएगा इस इलेक्शन में क्या रूस किसी तरह से कुछ कहे। बल्कि पुतिन ने खुद कहा है, एक आई थिंक पुतिन ने या उनके फॉरेन मिनिस्टर लावरोव ने कहा था कि हमारे मुताबिक अगर बाइडन जीत जाए, उन दिनों बाइडन ट्रंप के खिलाफ थे, कि बाइडन जीत जाए हमारे लिए बेहतर है। लावरोव थे शायद, मुझे लावरोव ने कहा था कि हमारे लिए तो बेहतर है क्योंकि हमें पता तो होगा कि ये किस तरह जाएंगे। आई थिंक कि जो भी आएगा, ट्रंप या कमला हैरिस, उनको यूक्रेन से समर्थन वो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रंप ज़रूर और कॉन्फिडेंट होगा रूस से बातचीत करने में। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ट्रंप आएंगे तो जंग का रुख तो बदल जाएगा, लेकिन किस तरफ जाएगा या कितने कामयाब होंगे इस जंग को रोकने में, अभी देखने लायक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इनकी जो अभी मांगे हैं आज की तारीख में, ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है कि कोई भी जो प्रस्ताव हो सकता है रूस के हटने के बगैर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने काफ़ी स्पष्ट तरीके से कहा हुआ है, और रूस की अपनी, पुतिन की अपनी एक प्रपोजल है जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम यहीं पर हो, स्टेटस को पे हम युद्ध विराम करने की, जो जितना जमीन कब्जा चुका है उतना ही पे रुक जाए, बस अब आप देख लें। और वो गारंटी भी कि वो यूक्रेन EU या फिर नेटो में ना जाए, बिल्कुल, कि न्यूट्रल रहें और नेटो से तो अलग ही रहें। जैसे हमने बात की कि ट्रंप आए तो यूक्रेन जंग में क्या होगा, भारत के लिए अमेरिका का चुनाव कितना अहम है, ट्रंप आए तो भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर दिख सकता है? देखिए, सोशल मीडिया पे चर्चा करने के लिए तो ये मैं आपको बहुत से अलग अलग तरीके से कह सकती हूँ कि इससे भारत पे असर पड़ेगा या भारत और US के संबंधों पे असर पड़ेगा। लेकिन हकीकत ये है कि 1999 के बाद बहुत सरकारें आई हैं, अमेरिका में बहुत सरकारें आई हैं, भारत में 3 सरकारें आई हैं, और भारत और US के जो संबंध हैं बस बढ़ते गए हैं हर साल बर साल, कभी धीरे कभी थोड़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ, लेकिन बढ़ते गए हैं। और मुझे लगता है कि जो भी आएगा इस वजह से उनके भी संबंध अच्छे होंगे। ये ज़रूर है कि जो स्टाइल है, तो मैं कह रही हूँ कि सब्सटेंस में कोई असर नहीं पड़ेगा। इतना ज़रूर है कि ट्रंप शायद भारत पे इतना प्रेशर ना डालें कि आप कीव जाओ या आप तेल को लेना बंद कर दो या आप पुतिन के साथ मत जाओ। ये सब जो अमेरिका ने खुले तौर पे कह दिया है, राइट, कि अमेरिका के जो राजदूत थे इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब जंग में हो तो या तो आप मेरे साथ हो या आप दूसरे के साथ हो, कि मैं नहीं मानता कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अमेरिका को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो एक तरह से एक धमकी दी उन्होंने कि आप हमें फॉर ग्रांटेड ना लो, नहीं तो हमारी आपके साथ संबंध हमारे खराब हो जाएंगे। ये सब शायद ट्रंप की सरकार ना करे। ट्रंप के साथ ज़रूर ये प्रॉब्लम है कि जो भी वो कहते हैं
वो पब्लिकली कह देते हैं। आपके साथ कोई भी बातचीत हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो भी बातचीत हुई थी, चीन पे हुई थी या हार्ली डेविडसन पे हुई थी, वही वो कई बार वो पब्लिकली जाकर बताते जोक भी चलता है कि किताब लिखने वालों के लिए क्या बचा है, वो सब कुछ तो लिख दे रहे हैं पब्लिक में। बिल्कुल। और ये जब थ्रेटन करते हैं तो एक नर्वसनेस रहती है कि शायद ये कर भी दें, इनका कुछ पता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। 2017 में ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ईरान और वेनेजुएला से कोई भी तेल नहीं लेगा और 6 महीने के बाद मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा, नहीं तो आप पे सैंक्शंस लग जाएगा। आपको याद होगा कि 2000 मुझे लगता है 17 के जुलाई में निकी हेली भारत आई थी और उन्होंने खुलेआम से कह दिया था, एक पब्लिक फंक्शन में कह दिया था कि मैंने प्रधानमंत्री को डायरेक्टली कहा है कि ईरान के साथ आपके संबंध को बदलना होगा, आपको ये तेल लेना रोक लेना पड़ेगा। 6 महीने बाद भारत ने ये मान ली बात और ना ईरान ना वेनेजुएला से वो आज तक लेते आए हुए हैं। इतने 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बाइडेन के कार्यकाल में भी भारत ने फिर से वो तेल नहीं लिया। अब रूस से जब तेल का मामला था तो बिल्कुल उल्टा हुआ, बिल्कुल उल्टा भारत का रुख था कि बाइडेन हमारे खिलाफ सैंक्शंस नहीं लगाएगा उस बड़े तौर पे। तो इंडिया ने अनुमति दे दी अपने रासायनिक अपने रिफाइनरीज को कि आप ज़रूर रूस से तेल उठा लीजिए। जैसे मैंने कहा कि मतलब आधे प्रतिशत से आप 40% अपना तेल आज रूस से लेते आ रहे हो। अब बिल्कुल डिपेंडेंसी जो है रूस के सस्ते तेल पे हो चुकी है। ये ट्रंप के कार्यकाल में शायद भारत ना करता। तो इस लिहाज से कि जो स्टाइल उनका है, स्टाइल जरूर बदलेगा अगर ट्रंप आए या हैरिस। स्लोवाक ज़िज़ेक ने कहा भी था जब 16 में जब चर्चा हो रही थी कि उनसे पूछा गया स्लोवाक ज़िज़ेक फिलोसफर से कि आप ट्रंप या क्लिंटन में से किसको बेहतर मानते हैं, तो उसने कहा कि ट्रंप तो बुरे हैं। उन्होंने कहा ट्रंप बुरे हैं लेकिन हिलरी क्लिंटन उनसे ज़्यादा बुरी हैं। उन्होंने कारण बताया कि ट्रंप को जो करना होता है वो बोल देंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, या जो बोल दिया वो कर देंगे, लेकिन हिलरी क्लिंटन वो छुपा के रखेंगी, उस पूरे डिप्लोमेटिक जाल में उसको दबा के रखेंगी। अच्छा, अगर यूएस इलेक्शन पे अगर कोई सवाल ना हो तो मैं आगे रशिया पे वापस आना चाहूँगा। बिल्कुल, ठीक है। एक सवाल मेरा है कि अब वापस रशिया पे आए, पुतिन लंबे समय से सत्ता पर काबिज हैं, फिर से अभी राष्ट्रपति बने ही हैं। अभी आपने बताया ही बातचीत में कि एक उनका ऑथोरिटेरियन रूल देख के एक थोड़ी सी एक डर तो है वहाँ की जनता में, वो बात नहीं करना चाहती है, वो ज़्यादा खुल के बोलना नहीं चाहती है। पुतिन का अगर कैरेक्टर हम थोड़ा सा यहाँ पे स्केच करना चाहें, कैसे व्यक्ति हैं वो, अपनी कुर्सी इतने सालों तक सलामत कैसे रख पाते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, सरकार पे कितना नियंत्रण, क्या चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बताइए उनके जैसे बारे मैं थोड़ा वो ब्रीफ बताता हूँ। प्लीज़। 1999 में जब बोरिस येल्सिन गए तो उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया पुतिन को, और उस समय ओलिगार्स का बोलबाला था, जो कुलीन लोग, सबसे अमीर लोग रशिया के, वो चाहते थे कि पुतिन हमारे कब्जे में रहे, हमारे इशारों पर चले, नया नया आया है बंदा, ये क्या ही करेगा। लेकिन पुतिन ने उनको शांत किया। फिर वो जॉर्जिया गए सेना लेके, पड़ोस में शांत किया। 2014 में वो क्रीमिया गए, कब्जा किया। अभी जब जंग हुई तो बीच में प्रिगोजिन जो वैगनर ग्रुप के मुखिया थे, उन्होंने रिवोल्ट करने की कोशिश की, विद्रोह किया, सेना लेकर मॉस्को की तरफ गए। 2 महीने बाद एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पुतिन ने गजब का बयान दिया कि दिलचस्प था बहुत, कि वो आदमी अच्छा था लेकिन कुछ गलतियां कर दी उसने। तो ये पुतिन का बयान था। तो जो उनका स्ट्रक्चर है, वो पावर को कैसे ग्रिप करके रखते हैं, उस पर हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, पुतिन कोई आम तौर के पॉलिटिशियन नहीं थे, ये राजनीतिक नहीं थे, ये केजीबी से आए हुए हैं। तो 1980 और 1990 के बीच में उन्होंने केजीबी में ट्रेनिंग की है, जो ग्लोबली मुख्यात सोवियत खुफिया एजेंसी है, जिसने अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस देखे होंगे, काफ़ी ऐसे युद्ध भी देखे होंगे, जैसे चेचनिया का जो युद्ध उन्होंने पहले उसको संभाला था, जहाँ पे कंट्रोल करना उनको पता है किस तरह के जनता को, एक पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनके थ्रू ये जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, इन्होंने बिल्कुल एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया है रूस में। तो उनके खिलाफ कोई
सिर भी उठाए तो उनको उनकी सिखाया जाता है। हाँ, उनकी जांच हो जाती है। और जिस तरह से किसी भी डिसिडेंट के साथ इन्होंने किया है, यहाँ तक कि अगर कोई बाहर चला गया हो, रूस से भी बाहर चला गया हो, कितनी जगह में आप वो स्क्रिपाल में देख लीजिए, यूके में कहा जाता है कि भारत में भी ऐसे केसेस हुए हैं, दूसरे देशों में केसेस हुए हैं जहाँ पर रूसी एजेंसीज ने, जर्मनी में हुए हैं अभी, उन्होंने जब प्रिजनर एक्सचेंज किया था तो एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जर्मनी ने रिलीज किया, रिहा किया, जो रंगे हाथों पकड़ा गया था किसी को मारते हुए। तो उन्होंने एक खौफ जो पैदा कर दिया है रूस में, ये ज़रूर है। उसके अलावा मैं फिर भी कहूँगी कि लोगों से बात करते हुए ये ज़रूर निकलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। आई थिंक वर्ल्ड में कोई ऐसा ही तानाशाह होगा जो एक गुट के साथ पॉपुलर ना हो। अगर आप किसी के साथ भी लोकप्रिय ना हो तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक ज़रूर पोर्शन है रूसी पॉपुलेशन का तो उनको बहुत मानता है। और जैसे आपने कहा, इतने युद्ध उन्होंने देखे हैं और वो जीत चुके हैं। चेचनिया में जो इंसर्जेंसी हुई वो वहाँ पर जीत चुके थे। अब आप देखिए, अगर कॉन्ट्रास्ट है रूस के लिए, सबसे ज़्यादा सदमा रूस को किस वजह से हुआ था? अफ़गानिस्तान से जब उन्होंने विड्रॉ किया था। तो उसके मुकाबले अगर आप पुतिन को देखें, वो जॉर्जिया में जब गए थे, वो वहाँ पर अभी तक है। क्रीमिया उन्होंने कब्ज़ा किया 2014 में, पूरे दुनिया ने उसको नकार दिया, सैंक्शंस भी लगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर अब यूक्रेन में भी चले गए। तो इस तरह के आदमी हैं जिन्होंने अभी तक इतनी बड़े तौर पे किसी तरह का उन्होंने डिफीट देखा नहीं है। दूसरी ये बात है कि अब उनके साथ जो भी अब तक जुड़ चुके हैं उनके लिए भी कोई ढील नहीं होती है। यूक्रेन में आपको याद होगा, फरवरी 2022 में एक वीडियो निकला था हमला के शायद 2-3 दिन पहले, जहां पुतिन ने सबके सामने अपने इंटेलिजेंस चीफ को काफ़ी सुनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम शायद थोड़ा रुक जाएं, थोड़े और टाइम दे दें यूक्रेन को। प्रिगोजिन का मामला है। प्रिगोजिन के साथ उनकी दोस्ती 1985 से है। हाँ। जब दोनों सेंट पीटर्सबर्ग में थे और प्रिगोजिन बल्कि ठेला लगाते थे। हाँ, बिल्कुल ठेला लगाते थे। फिर उनको केटरर बनाया, फिर उनको क्रेमलिन में इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जब प्रिगोजिन थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल बन गए तो उनकी जो फ्लाइट जो क्रैश हुई थी उसमें भी कोई ऑफिशियल हाथ भी था। अब आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अपने ऑपोजिशन के साथ किया है। नवाल्नी जो थे वो बल्कि बाहर गए थे और जब वो रूस वापस आए उनको तुरंत ही उन्होंने अरेस्ट कर दिया और फिर साइबेरिया में उनका देहांत हो गया। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनका देहांत इस वजह से हुआ था क्योंकि प्रिजनर एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा वेस्ट कह रहा था कि नवाल्नी को हम रिहा करना चाहते हैं और पुतिन ये नहीं चाहता था। तो अगर इस तरह का कंट्रोल किसी आदमी को हो तो ज़रूर लोग में एक खौफ तो होता है। और जैसे मैंने कहा, एक गुट में उनकी लोकप्रियता है। दूसरी बात है कि ये 71 अब साल के हो गए हैं, तो ये ज़रूर होता है कि हर 6 महीने हमें सुनाई देता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनका बॉडी डबल चल रहा है सब जगह। फिर वो उनको बाहर आकर उनको सोशल मीडिया थ्योरीज में उनके हाथ को कि हाथ काम नहीं कर रहा है या और बिल्कुल वेस्टर्न एजेंसीज में भी बहुत फैलाते हैं ये स्टोरीज। अभी तक तो दिखा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी अभी ही गए हैं तो जितना हमें दिखा था ये अभी सच नहीं है। लेकिन उनकी उम्र तो अब हो रही है और ये देखने लायक है कि अभी तक इन्होंने किसी को अपना सक्सेसर नहीं बनाया है। वो एकमात्र आदमी हैं जो रहते हैं। कभी कभार मिस्टर लावरोव को आगे कर देते हैं, कभी कभार मिस्टर पैट्रुशेव को आगे कर देते हैं। अब मिस्टर मांटूरोव आ गए हैं, वो ज़्यादा उनकी अहमियत है। लेकिन अभी कोई सक्सेसर की बात नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि एक 100% कंट्रोल वाले आदमी हैं। यहाँ तक कि जब हम मॉस्को गए थे हमें बताया गया था कि आप जो भी कवरेज करना चाहते हो कर लो, किसी से भी बात कर लो, कोई डर नहीं था क्योंकि इतनी सर्वेलेंस होती है कि उनको पता है कि आप कहाँ पर हो, कहाँ जाने वाले हो। लेकिन इतना ज़रूर बताया गया था कि हो सके तो जो मेमोरियल्स ऑपोजिशन लीडर्स के लिए बने हुए हैं उसके पास आप ना जाएं।
तो अगर ये बाहर के किसी लोगों को बताया जा रहा है तो अंदर एक वो पैनिक हल्का सा आएगा ही, आप इमेजिन कर सकते हैं कॉशियस हो जाओगे आप कि आप कॉशियस हो जाओगे। और इतना है कि वो अब मानते हैं कि जो भी NGOs हैं, जो भी ऑपोजिशन है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है, वो सब वेस्टर्न प्लांट हैं, तो उनके खिलाफ वो किसी भी तरह के लॉज यूज़ कर सकते हैं। सुहासिनी जी, बातचीत खत्म है अब तो। रशिया, यूक्रेन, पुतिन और जो दुनिया भर में अभी चल रहा है, अगर इसको समझने के लिए, इस पे नज़र बनाए रखने के लिए क्या पढ़ा सुना देखा जा सकता है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? किताबें भी हो सकती हैं, पिक्चर्स मतलब मूवीज़ भी हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हो सकती हैं, पॉडकास्ट वगैरह भी, या वेबसाइट, कोई न्यूज़ आउटलेट ऐसा हो जो अच्छे से कवर कर रहा हो इन चीज़ों को, जर्नल्स, मैगजीन्स, क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं कहूँगी कि भारतीय जो दर्शक हो या जो पढ़ रहा हो या जो सुन रहा हो, उसको याद रखना चाहिए कि वेस्टर्न मीडिया पूरी कहानी नहीं बता रहा है इस युद्ध में। तो जहाँ तक संभव हो आप वेस्टर्न मीडिया की ज़रूर बात सुनिए, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक युद्ध पहुँचा है। लेकिन आप कोशिश करो कि रशियन मीडिया को भी आप पढ़ो, जैसे टैस है या दूसरे हैं, उनके ऑफिशियल मीडियाज़ हैं। ये तो जाहिर है कि वो सब अपनी गवर्नमेंट की ही बताएंगे, कोई नेगेटिव खबर शायद ना छापे युद्ध के बारे में, लेकिन एक बैलेंस के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। मैं ज़रूर कहूँगी कि यूक्रेन में काफ़ी कुख्यात जाने माने पत्रकार हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कीव इंडिपेंडेंट है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो इंटरनेट पे तो सब कुछ है आपके सामने, बस यही है कि आपको एक से ज़्यादा जगह से अपनी खबर लेनी चाहिए। दूसरी एक दो ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी बैलेंस्ड है और इन्फॉर्मेशन उनमें बहुत है। एक है लेखक मार्क गैलियोटी, उन्होंने लिखा है बुक कॉल्ड पुटिन्स वॉर्स, और पुटिन्स वॉर्स में उन्होंने सारे ऐसे जो पुटिन के वॉर रह चुके हैं, चेचनिया में, जॉर्जिया में, क्रिमिया में, यूक्रेन में, उन सब की बहुत अच्छी व्याख्या की है। बल्कि उन्होंने उनसे बात की है जो पुतिन के साथ KGB में थे। तो मुझे लगता है एक ये बहुत अच्छी किताब है। दूसरा, भारत में अब वो काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिया है, जॉन मीयरशाइमर। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, मैं उसका नाम निकाल लेती हूँ आपके लिए। ये है द ग्रेट डिल्यूजन, लिबरल ड्रीम्स एंड इंटरनेशनल रियलिटीज़ बाय जॉन मीयरशाइमर। उन्होंने ये भी लिखा है, और एक दूसरी किताब इन्होंने लिखी है, उसका नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये दोनों किताबें हैं जॉन मीयरशाइमर की। मुझे लगता है इससे काफ़ी जाना जा सकता है। पुतिन की काफ़ी वैसे बायोग्राफीज़ भी बनी हैं पिछले कुछ सालों में, जो आप शायद देखना चाहें। एक है लूक हार्डिन ने, मुझे लगता है, एक बुक लिखा था, द रोड टू यूक्रेन। हालांकि वो थोड़ा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ज़्यादा पढ़िए, कम ना पढ़िए, क्योंकि आप कम पढ़ेंगे तो आपको एक तरफा आपको इन्फॉर्मेशन, और हर तरफ के लोगों को पढ़िए। बिल्कुल। और इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो रूस के साथ बहुत पुराने संबंध हैं और नए भी संबंध हैं, क्योंकि पुराने दौर में शायद मिलिट्री के संबंध थे, अब एनर्जी पे भारत और रूस के संबंध हैं। तो रूस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। इस बातचीत को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सुहासिनी जी, आप आई हमारे साथ, इतनी लंबी बातचीत की आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते थे कि ये बातचीत और लंबी हो, और ज़्यादा सवाल और ज़्यादा हमारी जिज्ञासाओं का शमन हो सके। फिर कभी किसी और मौके पे करेंगे। इस बातचीत को तैयार करने में हमारे साथी अभिषेक का और दीपक का बहुत बड़ा हाथ है, इसकी पूरी रिसर्च और इसका पूरा बैकग्राउंड तय करने में। शूट करने में आलिश और मयंक कैमरे और स्विचर के पीछे हैं। मैं हूं सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।